लास्ट क्लास में हमने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंसेस देखे थे, यानी विसरण और परासरण के अध्ययन, विसरण और परासरण में अंतर का अध्ययन कर रहे थे। तो एक तरफ लिख लेना परासरण, दूसरी तरफ लिख लेना विसरण, ठीक है। तो वन बाय वन लिखना। पहला अंतर है यह है हमेशा, इसमें परासरण यह है हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, यह हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। और विसरण में लिखना इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लिखना परासरण में केवल विलायक के अणु ही, परासरण में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं या गमन करते हैं, गति करते हैं। विसरण में लिखना विसरण में विलायक एवं विलेय, विसरण में विलायक तथा विलेय दोनों प्रकार के अणु गमन करते हैं, दोनों प्रकार के अणु गमन करते हैं। तीसरा, परासरण मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक, उल्टा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होते हैं, परासरण होता है, और उच्च से निम्न की ओर क्या होता है, विसरण होता है। तो लिखना परासरण हमेशा कम सांद्रता वाले विलयन से, परासरण हमेशा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। परासरण हमेशा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, विसरण में लिखना विसरण में विलेय एवं विलायक के अणुओं का, विसरण में विलेय एवं विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से, विलेय एवं विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। और कब तक गमन होता है, दोनों स्थितियों में, जब तक इक्विलिब्रियम यानी साम्य स्थापित ना हो जाए। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 4, दाब बढ़ाकर या बाहरी दाब द्वारा, दाब बढ़ाकर परासरण को रोका जा सकता है, दाब बढ़ाकर परासरण को रोका जा सकता है, परासरण को रोका जा सकता है। एक बार दाब का कोई इफेक्ट बढ़ेगा, दाब बढ़ाकर इन्हें रोका नहीं जा सकता। तो लिखो दाब बढ़ाकर विसरण को नहीं रोका जा सकता, दाब बढ़ाकर विसरण को नहीं रोका जा सकता, दाब बढ़ाकर विसरण को नहीं रोका जा सकता। पांचवा पॉइंट, परासरण गैसों में कभी नहीं होता, परासरण गैसों में नहीं होता, जबकि विसरण
गैसों का गुण है, जबकि विसरण गैसों का गुण है, और यह द्रवों में भी पाया जाता है। सामान्यतः तो गैसों में, परंतु या लेकिन यह द्रवों में भी पाया जाता है, द्रवों में भी पाया जाता है मिश्रण। ठीक है, जैसे हम ठंडे पानी में गर्म पानी को मिलाएं, हमें पानी दिखेंगे नहीं, लेकिन अणुओं का, यानी ठंडे पानी के अणु गर्म पानी के अणुओं में मिल जाते हैं। यानी कि जैसे ठंडे पानी ज्यादा है, गर्म पानी कम है, तो वो गर्म पानी के अणु सारे उसमें फैल जाते हैं। तो यानी कि जो ताप है फिर समान हो जाता है, यानी सब जगह कंपोजिशन है। पता नहीं रहता कि गर्म पानी के अणु जो डाले गए थे वो क्या है, क्योंकि एनर्जी कम भी तो हो जाती है, ठंडे पानी के अणुओं को दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना, परासरण दाब के मापन की विधियां, परासरण दाब के मापन की विधियां। क्लियर? परासरण दाब के मापन की विधियां, परासरण दाब मापा जाता है। पहली है फेफर विधि। क्या है? फेफर विधि। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी यंत्र होता है कुछ इस तरीके का, ये क्या है? पोरस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहां से ये मैनोमीटर होता है। समझाऊंगा क्या है, थोड़ा सा सिर्फ देखें और बनाएं। अब बना लें। ये क्या है? एसपीएम, शॉर्ट में लिख रहा हूं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है? इसमें विलयन होता है, विलयन। और ये क्या होता है? विलायक। ठीक है, विधि विधि क्या है? देखो, एक पात्र में ऐसा कीपनुमा पात्र होता है, उसमें उसे एक किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसमें लगा देते हैं। जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इस पे बांध दी। ठीक है, यहाँ ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इस पे बांधी हुई है। और यहाँ क्या है? विलायक। और यहाँ विलयन भरा हुआ है। जब विलायक के अणु विलयन में प्रवेश कर देंगे, यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे तो विलयन है। ठीक है, विलयन है। और इसमें
सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक अणु जाते हैं। तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ इस मैनोमीटर पर जो स्तर है जल का वो बढ़ता जाता है। मान लो पहले यहाँ था, मान लो यहाँ था पहले, तो यहाँ से बढ़ता जाएगा और जहाँ जाके रुक जाए, यानी कई दिनों के लिए छोड़ा जाता है और जहाँ जाके रुक जाए, यानी इस मैनोमीटर में जैसे स्केल लगा हुआ है उसकी हेल्प से इसे मापा जाता है भाई जो जल का द्रव है कहाँ तक इंक्रीज हुआ, कहाँ तक बढ़ा, उसकी मदद से मैनोमीटर की सहायता से क्या जो परासरण दाब है उसका मापन किया जाता है। मान लो देखो एक बड़ा पात्र है, ठीक है, जिसमें विलायक भरा हुआ है। विलायक के इस टब में एक दूसरा एक थीसलनुमा संरचना पर क्या एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली को लगाकर इसमें विलयन भरा जाता है और उल्टा कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, इसमें रख दिया। अब यहाँ से विलायक अणुओं का प्रवेश होगा और ये टी नुमा संरचना होती है, टी नुमा नलिका देखो टी, ऐसे टी है ये ऐसे, तो टी नुमा नलिका में से होकर जैसे विलायक अणु अंदर प्रवेश करते हैं तो विलयन का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है और मैनोमीटर की सहायता से उस स्तर को ज्ञात कर लिया जाता है और वो माप भी क्या होता है परासरण दाब होता है। यही क्या है फेफर की विधि होती है, क्या होती है फेफर की विधि होती है। और कैसा पात्र है ये सरंध्र पात्र है, कैसा है सरंध्र, देखो एसटीएम ये क्या है सरंध्र पात्र भी कहते हैं, यानी छिद्रित है सरंध्र पात्र, ठीक है। लिखेंगे फेफर विधि, फेफर विधि, इसमें विलायक है जैसे जल वगैरह, इसमें विलयन है जिसका हम क्या नाप रहे हैं, जिसका हम परासरण दाब का मापन कर रहे हैं। तो इसमें लिखना इस विधि में एक सरंध्र पात्र लिया जाता है, सरंध्र पात्र लिया जाता है जिसके चारों ओर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है, जिसके चारों ओर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है। अब इस पात्र में प्रायोगिक विलयन भर देते हैं जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना। अब इस पात्र में प्रायोगिक विलयन भर देते हैं इस पात्र के साथ एक मैनोमीटर लगा होता है, नेक्स्ट टाइम में इस पात्र को शुद्ध विलायक ब्रैकेट जैसे जल, इस पात्र को शुद्ध विलायक जैसे जल से भरे पात्र में रख दिया जाता है, अब परासरण की घटना के कारण विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में जाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे मैनोमीटर के पारे का स्तर, पारा भरा होता है उसका स्तर मैनोमीटर के अंदर पारे का स्तर, मैनोमीटर के अंदर पारे का स्तर बढ़ता है
बढ़ता है। नेक्स्ट लाइन में पारे का स्तर स्थिर हो जाने के बाद, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, तो इंतजार करना है जब तक वो पारे का स्तर स्थिर ना हो जाए। पारे का स्तर स्थिर हो जाने के बाद मैनोमीटर के अधिकतम दाब को नोट कर लिया जाता है। मैनोमीटर के अधिकतम दाब को नोट कर लिया जाता है। यही अधिकतम दाब मैनोमीटर के प्रायोगिक विलयन का परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट जो विधि है वो है, इरेज करो, चित्र है डायग्राम में बना लेना। ठीक है, दूसरी है बर्कले तथा हर्टले विधि या हर्टले की विधि। बर्कले तथा हर्टले की विधि। ठीक है, इसमें पहले डायग्राम देखते हैं क्या है, देखो ध्यान से। इसमें कुछ इस तरीके का चैम्बर होता है। इसमें 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इस पात्र में कितने चैम्बर होते हैं? 3। इसमें विलयन भरा होता है, ठीक है, और इसमें विलायक। ये क्या है? केश नलिका। ये क्या होती है? केश नलिका। कैपिलरी ट्यूब, क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब।
एक घड़ीनुमा संरचना है, इसे कहते हैं प्रेशर गेज यानी दाब मापी। क्या है? प्रेशर गेज है, दाब मापी। और ये कैपिलरी ट्यूब है और ये है, इसमें जैसे विलायक पानी वगैरह भरा होता है और यहां से इस विलयन पर दाब अप्लाई करने के लिए एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन लगा होता है। ठीक है, ये क्या है? पिस्टन, जो ऊपर और नीचे हो सकता है। ठीक है, देखो ये क्या है? विलायक है। इसमें विलायक के कण जैसे विलयन में प्रवेश करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब का जो स्तर है, जैसे यहां तक है, ठीक है, तो ये स्तर घटता है। तो ये स्तर बनाए रखने के लिए यहां से प्रेशर डाला जाता है। प्रेशर यानी दाब अप्लाई किया जाता है और दाब अप्लाई किया जाता है और इतना दाब अप्लाई किया जाता है कि इस केश नलिका का स्तर घटे ना। विलायक के कण हैं, अणु हैं, वो किस में जाएंगे? विलयन में जाएंगे और विलायक के अणु विलयन में ना जाए, इसलिए पिस्टन पर दाब लगाया जाता है और दाब इतना लगाया जाता है कि केश नलिका का स्तर घटे ना। तो उस दाब को इस दाब मापी यानी पावर प्रेशर गेज की मदद से नाप लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। तो यह विधि सबसे उत्तम है। कौन सी विधियों से? जो भी विधियां बनाई गई हैं क्या परासरण दाब नापने के लिए, उन सभी में सबसे उत्तम है और सबसे तीव्र गति से रिजल्ट देती है, सबसे तेज यानी जल्दी परासरण दाब का मापन करती है। और जो भी हमारे पास परासरण जो भी दाब आएगा दाब मापी की सहायता से, उसे क्या कहते हैं? इस विलयन का, प्रायोगिक विलयन का परासरण दाब होगा। वही क्या होगा? परासरण दाब होगा। क्लियर? तो इसके बारे में लिखते हैं, फिर विधि देखेंगे, विधि लिखेंगे। तो लिखो, ठीक है, बर्कले और हार्टले की विधि है। ठीक है, और ये क्या है? पोरस पोर्ट यानी छिद्रित पात्र। ये क्या है? देखो ये एसपीएम भी है, देखो छिद्रित है यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, लिखो इस विधि में एक सरंध्र पात्र के चारों ओर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। इस पात्र के दो सिरे होते हैं, ठीक है, दो सिरे, जिसमें से एक सिरे पर फनल या कीप लगाकर सरंध्र पात्र में विलायक जैसे जल को भर लिया जाता है। दूसरे छोर पर या दूसरे सिरे पर एक केश नलिका लगी होती है। इस पात्र पर
विलयन से भरा हुआ इस पात्र पर, विलयन से भरा हुआ पात्र इस पात्र पर विलयन से भरा हुआ पात्र रखा जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है। इस विलयन से भरे पात्र, इस विलयन से भरे पात्र में एक पिस्टन, इस विलयन से भरे पात्र में एक पिस्टन व एक दाबमापी लगा रहता है, एक पिस्टन व एक दाबमापी लगा रहता है। एक क्रियाविधि करके लिखना कैसे काम करता है। क्रियाविधि, क्रियाविधि मेथड, मैकेनिज्म कह सकते हैं। क्रियाविधि, इसमें लिखो क्रियाविधि कैसे काम करती है, लिखो सरल पात्र में, सरल पात्र में, सरल पात्र में या सरल पात्र में, सरल पात्र में जल भर लिया जाता है, सरल पात्र में जल भर लिया जाता है तथा दूसरे पात्र में, दूसरे पात्र में विलयन, विलयन, विलयन भरा जाता है, विलयन भरा जाता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना हो, जिसका परासरण दाब ज्ञात करना हो, परासरण दाब ज्ञात करना हो। नेक्स्ट लाइन में परासरण के कारण, परासरण के कारण देखो एक केस नलिका में पानी का स्तर बढ़ेगा और विलायक से कहा विलयन में पानी जब जाएगा तो ये पिस्टन भी ऊपर उठेगा। तो लिखो परासरण के कारण पिस्टन, पिस्टन, पिस्टन तथा केस नलिका में, पिस्टन तथा केस नलिका में जल का स्तर ऊपर उठता है, जल का स्तर ऊपर, देखो केस नलिका का स्तर तो नीचे जाएगा और इसका ऊपर जाएगा, तो ऊपर उठता है, पिस्टन का स्तर ऊपर उठता है। केस नलिका में पिस्टन का स्तर ऊपर उठता है, केस पिस्टन का स्तर ऊपर उठता है और केस नलिका में जल का स्तर, केस नलिका में जल का स्तर नीचे गिरने लगता है, केस नलिका में जल का स्तर नीचे गिरने लगता है। लाइन दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, दोबारा देखो परासरण के कारण पिस्टन ऊपर की ओर उठता है तथा, दोबारा परासरण के कारण पिस्टन ऊपर की ओर उठता है तथा केस नलिका में जल का तल, जल का तल स्तर, जल का स्तर नीचे गिरने लगता है। इस समय पिस्टन पर, इस समय पिस्टन पर दाब लगाकर, इस समय पिस्टन पर दाब लगाकर केस नलिका, केस नलिका के स्तर को दाब लगाकर, पिस्टन पर दाब लगाकर केस नलिका, पिस्टन पर दाब लगाकर केस नलिका में जल के स्तर को,
स्थिर रखा जाता है। जल के स्तर यानी तल को, जल के स्तर को स्थिर रखा जाता है। इस समय लगाया गया दाब, इस समय लगाया गया दाब परासरण दाब, इस समय लगाया गया दाब परासरण दाब के बराबर होता है। इसे परासरण दाब के बराबर होता है। इसे दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। इसे दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। यह विधि अन्य विधियों से, यह विधि अन्य विधियों से शीघ्र होती है। अन्य विधियों से शीघ्र यानी जल्दी, कम समय लगता है। यह विधि अन्य विधियों से शीघ्र होती है, शीघ्र होती है और समय कम लगता है। शीघ्र होती है और समय कम लगता है, और समय कम लगता है। ठीक है, दो विधियां हो गई, बर्कले तथा हार्टले विधि। ठीक है, और इस तरीके से परासरण दाब और परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां, थोड़ा सा कोई एक दो लाइन थोड़ा गलत हो गई थी लैंग्वेज में, तो उन्हें सही कर लेना, मैंने करवाया है ना, उन्हें सही कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर यानी आपेक्षिक दाब में अवनमन। आपेक्षिक दाब में रिलेटिव लॉगरिथम यानी आपेक्षिक वाष्प दाब में, आपेक्षिक वाष्प दाब में, सॉरी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सॉरी ऐसा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।